हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज, जो कि 8 वॉल्यूम में आती है और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने साइंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट को शुरू किया था, जिसकी ऑलरेडी 3 क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है और आज हमारा क्लास नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग रेस्पिरेशनल सिस्टम जो होता है, श्वसन तंत्र, इसके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करेंगे। और जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या आज पहली बार इस वीडियोस पे आए हैं, तो उनको बता देना चाहूँगा कि आगामी जो आपकी परीक्षा है दोस्तों, आरओ एआरओ की परीक्षा, साथ ही साथ आपकी जो यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा है और साथ ही साथ बीपीएससी एमपी पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको पता है प्रीलिम्स निकालने के लिए घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, जो कि मोटी मोटी बुकें होती हैं, 8 वॉल्यूम में होती है, जो कि 1 से 2 बार ही पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस समस्या का समाधान करते हुए एकमात्र YouTube चैनल ग्लैंस एकेडमी जो हम लोगों का है, पूरे YouTube पर आप देख सकते हो कि शॉर्ट नोट्स केवल प्रोवाइड किए जा रहे हैं घटना चक्र के ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ उसकी हम लोग रेगुलर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपका जो एक बार रिवीजन नहीं हो पाता है, आप इन शॉर्ट नोट से, जो कि 40 से 45 पेज, 50 पेज, 52 पेज, इनमें जो कवर किया गया है, इसको आप 2 से 3 बार आप मैक्सिमम टाइम पढ़ पाओगे, रिवीजन कर पाओगे और सभी सब्जेक्ट पढ़ पाओगे, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा और एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा सही होंगे। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि जो घटना चक्र के नोट्स तैयार किए गए हैं दोस्तों, उसमें हमने ऑल चैप्टर्स को कवर किया है, सभी एमसीक्यूज को कवर किया है और सभी एक्सप्लेनेशन को भी हमने कवर किया है। तो ना तो किसी चैप्टर को स्किप किया, ना क्वेश्चन को, ना एक्सप्लेनेशन को। बस फर्क क्या है कि उसको इंटरलिंकिंग के साथ तैयार किया गया शॉर्ट नोट्स को, जो बहुत ही बेहतर है। मैं ऐसा इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि आप ही में से बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने तमाम वीडियो के नीचे जो है कि उस नोट्स के बारे में पॉजिटिव कमेंट किए, टेलीग्राम पर मैसेज किया, डिस्कशन ग्रुप में भी बताया, साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया, मेल भी आए कि सर आपके नोट्स वाकई बहुत अच्छे हैं, जो तैयारी करने में आसानी दे रहे हैं, यानी काफी हद तक जो है कि आपकी मेंटली प्रॉब्लम, मेंटली स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, जिससे आपकी घटना चक्र जैसी समस्या समाप्त हो रही है। तो आप लोग भी अगर इस डेमो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आपको इस घटना चक्र शॉर्ट नोट्स के डेमो पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। उस डेमो पीडीएफ को आप फॉलो करके जो है कि अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के 1 से 2 पेज उसमें डाउनलोड करके लगा दिए गए हैं। और अगर आपको पसंद आती है कि आपको पीडीएफ परचेस करनी है, तो आपको पीडीएफ खरीदनी होगी, और जिसके लिए वीडियो के नीचे हमने व्हाट्सएप नंबर लगा दिया है। वहां पर आप मैसेज करके उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं, हर सब्जेक्ट की जानकारी ले सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, कल की क्लास में, विटामिन, पोषण और इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, श्वसन तंत्र, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जितने भी जीवित घटक होते हैं, चाहे फिर वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, मनुष्य हों, जानवर हों, कोई भी कीट फतिंगे, कुछ भी हो, अगर उनमें जीवन है तो जीवन होने का सबसे प्रमुख प्रमाण होता है आपका श्वसन क्रिया का चलना। अगर किसी व्यक्ति की सांस रुक जाती है या किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे की सांस रुक जाती है, तो इसका मतलब हो गया कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, डेथ हो चुकी है उसकी। तो श्वसन प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट घटक होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि श्वसन क्रिया यानी कि रेस्पिरेशन जो होता है, वो एक जैविक क्रिया होती है, जिसमें अंतःश्वास तथा उच्छ्वास, इट मीन्स की इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग अपरिवर्तित रहती है। तो ये पॉइंट तो अभी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि यह एक प्रकार की जैविक क्रिया है, क्योंकि जितने भी जैविक घटक होते हैं, अर्थात जिसमें जीवन होता है या प्राण होता है, वो सभी घटकों के द्वारा इसका प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो जब भी आप सांस को लेते हो अंदर की ओर और कभी सांस को बाहर छोड़ते हो, तो अब आप कहोगे सर कभी क्या, हमेशा छोड़ते हैं? बिल्कुल, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंट्री करता है और आपके बॉडी से बाहर CO2 बाहर जाता है। तो ऐसी क्रिया में आप जितना भी ऑक्सीजन एक बार में ग्रहण करते हो, मान के चलिए लगभग 20% के आसपास आप ग्रहण करते हो, जिसमें से हमें 4% आसपास ऑक्सीजन प्राप्त हो पाता है। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड भी जो हम अपने बॉडी से रिलीज करते हैं, तो कुछ मात्रा में ही रिलीज हो पाता है, कुछ मात्रा में रह जाता है। तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस आजीवन चलती रहती है। जब तक आप जीवित हैं तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन इसी दौरान आपकी बॉडी से नाइट्रोजन जो है कि एंट्री भी करता है वायुमंडल से, और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन बाहर भी निकलता है।
अंतःश्वास और उच्छ्वास, लेकिन ऐसे में इसकी मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस या कौन सा ऐसा घटक है जो सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान अपरिवर्तित होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन। इसकी मात्रा जितनी अंदर प्रवेश करती है उतनी ही बाहर निकल भी जाती है। अब अगर हम बात करें कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन का सही अनुक्रम क्या है, तो जैसे ही आपने अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवेश किया, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रवेश आपने नीचे की ओर का मतलब हो गया आपकी बॉडी में जारी है और ये नाक के माध्यम से जाती है, नासा छिद्र से। तो आप देखोगे नाक से होते हुए ये पहले पहुंचती है फुफ्फुस में, इट मीन्स की फेफड़ों में। अभी मैं अगले पेज पे आपको दिखाऊंगा वो सारी चीजें इमेजेस के माध्यम से। फिर फुफ्फुस अर्थात फेफड़े से निकलकर फिर ये रक्त में जाती है कैपिलरी सिस्टम से, जो कि वहां पे रक्त कोशिकाएं होती हैं, और फिर रक्त के माध्यम से सभी ऊतक या टिश्यूज में जाती हैं, जो सेल के माध्यम से टिश्यू को जिंदा रखती हैं, सेल को जिंदा रखती हैं। तो ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि पहले ही आपके ऊतक में पहुंच जाएगा, नहीं, पहले फेफड़े में पहुंचेगा, फेफड़े से फिल्टर होकर रक्त में जाएगा, ब्लड कैपिलरी में, फिर ब्लड से निकलकर वो ऊतक में प्रवेश करेगा और ऊतक से आपके पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिल सकेगी, और जिस वजह से आपके बॉडी का वो पार्ट एक्टिव रहेगा। अब यहां पर आप देखोगे एक इमेजेस के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे तो यहां पर आप एक इमेजेस देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इमेजेस पे बात करेंगे और उसके बाद हम आगे इन सब चीजों को हम डिटेल से समझेंगे। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका, अब ये मान के चलिएगा, ये राइट जो है कि लंग्स हो गया, आरएल लिख दिया मैंने, और ये आपका लेफ्ट लंग हो गया, ठीक है। और क्योंकि जो आपका, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, आप ऐसे समझिए, ये आपका लेफ्ट लंग हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका फ्रंट की ओर जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो इसी तरफ आपका फेस भी है, और ये आपका हो जाएगा राइट लंग्स, इट मीन्स कि राइट फेफड़ा, क्योंकि लेफ्ट वाले के बगल में ही आपका प्यारा सा दिल होता है जो आप दूसरों को दे देते हो बहुत आसानी से और फिर भी जिंदा रहते हो, तो ये दिल हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि बॉडी के पार्ट में ये एक विंड पाइप होती है जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फूड पाइप भी कह देते हैं या फिर विंड पाइप भी कहते हैं। इट मीन्स कि यहाँ से भोजन भी प्रवेश करता है और यहीं से हवा निकलती भी है और जाती भी है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे इस तरीके से नासा छिद्र वगैरह यहाँ बना होता है, फेस होता है, तो यहाँ पर एक आपको वोकल कॉर्ड देखने को मिलता है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, जो आपके गर्दन के पार्ट में होता है, गर्दन के जस्ट नीचे होता है। जैसे आप जब पानी उनी पीते हो या गला सूखता है तो देखोगे यहाँ नीचे आपका गड्ढापन होता है, हल्का मांस होता है, तो इसी को हम कहते हैं लिरिंग्स, यानी स्वर तंत्र या स्वर यंत्र, क्योंकि यहीं से आपकी वॉइस निकलती है, आवाज निकलती है, जिसमें पिच होता है कि जिसका पिच अधिक होगा, जिसका पिच कम होगा, तो महिलाओं की आवाज पतली होती है, पुरुषों की थोड़ी ऊंची होती है, ये सभी चीजें होती हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे कि ये जो होती है, ये बाहर की आउटलेयर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रैकिया होती है जिसको हम श्वास नली भी कहते हैं, या मैंने अभी आपको बताया कि यही तो विंड पाइप भी है, विंड पाइप भी इसी को कह देते हैं, और या फिर आप इसको फूड पाइप भी कह सकते हो। ध्यान देना कि ये दोनों पाइप आपस में चिपक ना जाए वैक्यूम की वजह से। जैसे मान लो आप भोजन खा रहे हो तो यहाँ पे स्पेस है और ये इस तरीके से नीचे जाता रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप सांस ले रहे हो और एक सांस छोड़ रहे हो, उस दौरान पॉइंटों में सेकंड, यानी कि पॉइंट में सेकंड जो होता है, मिली सेकंड, उस दौरान यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, वैक्यूम, यानी कि कोई भी एयर नहीं होती है, और ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों आपस में आके चिपक जाए, और अगर चिपक गई तो फिर आपका सांस लेने की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी और आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे में अंदर साइड में यहाँ पे एक वोकल कॉर्ड्स भी छोटे छोटे लगे होते हैं, ये स्प्रिंग टाइप की, जो आपकी इन दोनों दीवारों को आपस में चिपकने नहीं देते, इस दीवार को भी और इस दीवार को भी आपस में चिपकने नहीं देते हैं, और यही ट्रैकिया होती है। आगे चल के ट्रैकिया आपका ब्रोंकी में डिवाइड होता है, क्योंकि ये चीज भी प्रश्न पूछी गई थी, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा भी। आगे देखोगे आप ये ब्रोंकी में, इट मीन्स की श्वसनी में, तो एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो आप अगर क्रम देखोगे तो आपका वोकल कॉर्ड्स यानी कि लिरिंक्स पहले आएगा, फिर उसके बाद ट्रैकिया आएगी जिसको हम लोग श्वास नली कहते हैं, इसके बाद आपका ब्रोंकी आता है जिसको हम लोग श्वसनी कहते हैं। आप इंग्लिश में याद रखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो हिंदी में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका, क्योंकि ये क्रम भी पूछा जाता है आपके ऑक्सीजन से संबंधित। फिर जब यहाँ से बॉडी के पार्ट में आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे छल्ले टाइप के देखने को मिलेंगे, और छल्ले के ऊपर जो है कि आपको एक उंगली की तरह एक डिजाइन देखने को मिलेगी, उसके ऊपर आपको गोल सा देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से आपको राइट वाले में भी बहुत सारे हैं, तो हम लेफ्ट वाले में स्टडी करेंगे कि जब हम ब्रोंकी से आगे बढ़ते हैं तो ये जो उंगली के डिजाइन का ये वाला एरिया होता है, जो गोले से पहले होता है, टिप से पहले होता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल, जिसको हम लोग श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं,
ब्रोंकियोल कहते हैं, श्वसनिका। और इसके बाद जो इसके टिप पर बना होता है, ये जो सर्कल टाइप का बना होता है, गोल बना होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एल्वेली, एल्वेलियो भी कहते हैं, या हिंदी में हम इसको कूपिका कहते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आप यहाँ पे समझिएगा, इस तरीके से, चलिए फिर से बना देता हूं मैं एक तरीके से एल्वेली। तो इस तरीके से ऐसे यहाँ पे बन गया। तो ये जो होता है आपका, ये जो लॉन्ग वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकी, लेकिन इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एल्वेली, ठीक है। और इसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसी के नीचे आपको दोस्तों ब्लड की कैपिलरी मिलती है, यानी कि ब्लड की वेसल्स मिलती हैं, जिसको हम लोग रक्त की धमनियां भी कहते हैं। अब यहां से क्या होता है कि इनके माध्यम से ऑक्सीजन तो इन ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री करती है, और यहां से ब्लड से आने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो इस फेफड़े में वापस आता है, और यहां से ये जो है कि वापस बाहर निकल जाता है। तो सबसे प्रमुख कार्य इसी का होता है। तो फेफड़े में जो इसके नीचे जो रक्त की धमनियां लगी रहती हैं या रक्त की कोशिकाएं होती हैं, इनके साथ परासरण विसरण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन जो है कि इसमें प्रवेश करती है रक्त कोशिकाओं में, और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकलती है। तो ये तो पूरा एक स्ट्रक्चर था जो आपने समझा। अब यहां पर समझना है कि ये जो आपका फेफड़ा होता है, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक फेफड़े की झिल्ली होती है, जो थोड़ी डार्क कलर की मैंने बना रखी है, और ये दोनों पे ही है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही पे है, ये दोनों पे है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। और इसी तरीके से एक आपके हार्ट को भी सुरक्षित रखने के लिए एक दिल की झिल्ली होती है, यानी कि इसकी एक लेयर होती है, जो आपको हार्ट को क्या करती है, अंदर की चोट से बचाती है, किसी बाहरी चोट से भी बचाती है, आघात से। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पेरिकार्डियम कहते हैं उसको, पेरिकार्डियम कहते हैं, लेकिन उसको आगे डिटेल से समझेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप देखोगे कि फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय होता है ना, गैसीय विनिमय का मतलब ऑक्सीजन का पहुंचना अंदर की ओर बॉडी में, और CO2 का बाहर निकलना, ये इसका जो मेन पॉइंट होता है, ये एल्वेली से ही होता है, इसी टिप वाले जो गोल पॉइंट है इसी से होता है। तो ये पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगले पॉइंट में कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, तो श्वास की गति बढ़ जाती है, जिसको हम लोग हाइपॉक्सिया कहते हैं। ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा? तो आप पहाड़ों पर देख सकते हो, या फिर वायुयान में अगर आप बैठे हो तो ऊपर जब उड़ रहे होते हो, या जितनी भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हो। इसीलिए जो पहाड़ के लोग होते हैं उनको हाइपॉक्सिया नामक बीमारी ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप वायुमंडल से ऊपर जा रहे हो, यानी कि धरातल से ऊपर जा रहे हो वायुमंडल में, तो वहां ऊपर ऑक्सीजन की जब कमी मिलने लगती है, वायुदाब का प्रेशर भी कम होता है, तो इससे आपकी सांस फूलने लगती है। या फिर आप ये देख सकते हो कि अगर अपने घर में ही हो, और अगर आपने अपने सिर पे या पीठ पे 10-20 किलो का कोई बोरा रख रखा है, 25 किलो का कोई वजन है, और आप 3 सीढ़ी ऊपर जा रहे हो, 3 मंजिला चढ़ के, तो आपकी सांस फूलने लगती है, क्योंकि बॉडी में हमारे ऑक्सीजन की कमी होती है, और जिससे हमारे श्वास की गति बढ़ जाती है। बहुत तेजी से हम सांस लेने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, लेने लगते हैं और छोड़ने लगते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर की अपेक्षा स्पीड बढ़ जाती है, और जिससे यह महसूस होता है कि हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इतनी बात क्लियर? तो इन्हीं चीजों को या इस बीमारी को हम हाइपॉक्सिया भी कहते हैं। फिर कोशिकीय श्वसन की बात करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोसिस के माध्यम से ग्लूकोज 3 कार्बन अणुओं वाले पाइरुवेट में विखंडित होते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि सर ये तो पॉइंट नहीं समझ में आया आपका। तो देखिए अब मैं बताता हूँ कि ये जो ब्लड था दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये इस तरीके से ब्लड कैपिलरी अगर लगी हुई है, और इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन प्रवेश किया, इसमें क्या हुआ, CO2 बाहर चला गया। तो ये जो ब्लड कैपिलरी हैं, ये रक्त धमनियां जो है, रक्त की जो तंत्रिकाएं हैं, इनके माध्यम से अभी हमने पढ़ा था कहाँ पे जाता है ब्लड, टिश्यू में जाता है, टिश्यू में पहुंचता है, ऊपर ही पढ़ा था। और टिश्यू किसके ग्रुप होते हैं? तो ये सेल के ग्रुप होते हैं, यानी कि जो सेल्स होती है, बहुत सारे सेल के ग्रुप होते हैं, इसी को मिला के तो टिश्यू बनते हैं। तो ये सेल भी तो एक जीवित कोशिका है। तो मान लीजिए एक ही सेल है, और इसको जिंदा रहने के लिए यही तो मेनली क्या करती है, श्वसन की क्रिया करती है। तो हमारी पूरी बॉडी नहीं करती, बल्कि सबसे छोटी इकाई जो कोशिका है वो श्वसन करती है, जिसके बाद सारे के सारे टिश्यू श्वसन करते हैं। क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं जब श्वसन क्रिया करेंगी, तो पर्टिकुलर हमारा टिश्यू भी श्वसन क्रिया करेगा, और जब बहुत सारे टिश्यू हमारे श्वसन क्रिया कर रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी के ऑर्गन भी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए श्वसन जो है कि करते हैं मुख्य रूप से कोशिकीय श्वसन, उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ऐसे में जो कोशिका द्रव्य में जो ग्लाइकोसिस के माध्यम से, जिसमें यकृत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ग्लाइकोसिस 1 में, ग्लाइकोजन वाली जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था, तो ये ग्लूकोज को 3 कार्बन अणुओं में पाइरुवेट में विखंडित करता है। ये ग्लूकोज अणु कहाँ से मिला? जो हमने भोजन किया उसका स्टार्च या जो कार्बोहाइड्रेट था, जिसको हमने तोड़ा, स्टार्च को, मंड को तोड़ा ग्लूकोज में,
ठीक है, चाहे वो आपकी माल्टोज हो, लैक्टोज हो, फ्रक्टोज हो, किसी भी प्रकार की ग्लूकोज हो, जब उसमें तोड़ते हैं तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो 3 कार्बन अणुओं का विघटन होता है। और आगे अगर हम देखें कि ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसी वजह से हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, पेन होने लगता है। ध्यान देना कि जब जो O2 होता है यानी ऑक्सीजन का जब अभाव में पायरुवेट जो होता है क्या होता है, जब उसको और भी विखंडन करना होता है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है या उसके अभाव में मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो मांसपेशियां वो पेन करने लगती है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर आप जिम करके आ रहे हैं या जिम कर भी रहे हैं तो जिम में देखोगे आपकी मांसपेशियां बहुत तेजी से थकने लगती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं जब वो कोशिकीय श्वसन कर रही होती हैं तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है और जिसकी वजह से जो पायरुवेट खंडित होते हैं वो लैक्टिक एसिड के रूप में संचित हो जाते हैं। और इसीलिए जब आप जिम में कहा जाता है ना कि आपको वाटर पीते रहना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, 2 घूंट 3 घूंट पीते हुए जिम करना चाहिए, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो H2O होता है और ये इसका जब विघटन होता है तो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, मांसपेशियां पेन, मांसपेशियों का दर्द कम हो जाता है। इसीलिए जिम करने वाले, रनिंग करने वाले लोग साथ में पानी की बोतल लेके चलते हैं, क्योंकि अगर वो पानी नहीं पिएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जमा होगा, मांसपेशियां थकने लगेंगी, दर्द करने लगेंगी, जिससे एक्सरसाइज या रनिंग अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको लिक्विड फॉर्म में पानी पीते रहना चाहिए साथ में। और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रही या अवायवीय श्वसन होगा, क्योंकि 2 प्रकार का श्वसन होता है, एक होता है वायवीय श्वसन जिसमें हम मान के चलेंगे ऑक्सीजन रहेगी, और एक होता है अवायवीय श्वसन, ठीक है, अ लगते ही अवायवीय श्वसन होता है जहां पे हम कह सकते हैं ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ऐसे में जो पायरुवेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है और जो कि लैक्टिक एसिड के रूप में मांसपेशियों में जम जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बस सर इतना ही दिया हुआ है, क्योंकि घटना चक्र में जितना दिया था उसको तो हमने कवर कर लिया, लेकिन उसके बहुत सारी चीजें। तो अब हम देखते हैं अपने अगले चैप्टर को, परिसंचरण तंत्र। क्योंकि अब हमारा ये जो पार्ट चल रहा है दोस्तों, ये पूरे के पूरे अलग अलग जो छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड है, जिसको हम लोग कहेंगे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स। तो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स एक से दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंकिंग होते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल और केवल ये जो है कि एक ही पार्ट हम कवर कर रहे हैं, कि अब हमने श्वसन तंत्र पढ़ लिया तो और बॉडी में कहीं नहीं आएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो कहीं ना कहीं एक दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होती रहेंगी। अभी जैसे परिसंचरण तंत्र है तो इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन कैसे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है, कहाँ से कहाँ तक पहुंचती है, कैसे इसका निर्माण होता है, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। अगर वीडियो अभी तक आपने देखी और आपको इंटरेस्ट लगी और अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर जरूर करिएगा अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि उनके भी आरओ में एग्जाम और साथ ही साथ यूपी पीसीएस में बेहतर परफॉर्म हो सके। और अगर आपको ये पीडीएफ अच्छी लग रही हो, पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। वहां से सारा पेमेंट सिस्टम, सारे सब्जेक्ट की प्राइसिंग और सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। और व्हाट्सएप पे ही तुरंत के तुरंत जैसे ही आप सारे प्रोसीजर को फॉलो करोगे, तुरंत आपको पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। हमारा जो स्टाफ है ग्लैंस एकेडमी टीम का, जो व्हाट्सएप ऑपरेट करते हैं, उनके द्वारा तुरंत ही रिप्लाई करके आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाती है। और 24/7 आप रात 2-3 बजे तक भी अगर आप मैसेज कर रहे हो तो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, ब्लड का जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसको समझना है। तो पहली बात कि रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा। परिसंचरण का मतलब होता है कि ब्लड किस तरीके से हार्ट में पहुंचता है, किस तरीके से फेफड़े में पहुंचता है, किस तरीके से पूरी बॉडी में पहुंचता है और दोबारा घूम फिर के फिर हार्ट में, फेफड़ों में, बॉडी में यही घूमता फिरता रहता है। तो इसी को हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा वायु का परिसंचरण तंत्र। इट मीन्स कि क्या होता है, वायु क्या होती है, एक तो धरातल पे आती है, फिर उसके बाद ऊपर जाती है आरोहण के रूप में वायुमंडल में जाती है, फिर वहां से होके जो है कि नीचे आती है अवरोहण के रूप में धरातल पे, फिर ऊपर जाती है। तो इसी तरीके से वायु का परिसंचरण तंत्र होता है। तो घूमते रहना ही ब्लड का भी परिसंचरण तंत्र होता है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जिसे हम कहते हैं, इसकी खोज सबसे पहले विलियम हार्वे साहब ने की थी। और हृदय कब आराम करता है ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, पहला उत्तर तो अगर मान लीजिए उसमें कॉमन आंसर दिया हो तो आपको कहना है कि कभी नहीं, क्योंकि अगर जिस दिन हृदय यानी हार्ट ने आराम कर दिया तो उस दिन आप हमेशा के लिए आराम कर लोगे।
क्योंकि फिर आप जीवित नहीं रहोगे। लेकिन अगर बहुत डिटेल में जाके एक ऑप्शन इस तरीके से भी दिया हो कि दो धड़कनों के बीच, जैसे एक हार्ट बीट हुई और दूसरी हार्ट बीट हुई, उनके बीच में मिली सेकेंड का एक गैप होता है, मिली सेकेंड का, मैं एक सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, एक सेकंड के भी कई हिस्से में जाके एक मिली सेकंड का गैप होता है, जहां पे दो हार्ट बीट के बीच में हार्ट क्या करता है, एक छोटा सा रेस्ट लेता है, फिर उसका दोबारा धड़कता है, फिर रेस्ट लेता है, फिर दोबारा धड़कता है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन ना आए, नॉर्मल ऑप्शन है, तो आप कहोगे कभी भी नहीं, कभी आराम नहीं करता हार्ट। फिर बात करते हैं ह्यूमन ब्लड की, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपको पढ़ना और ब्लड की जानकारी नहीं कलेक्ट करेंगे तो फिर आपका चैप्टर अधूरा रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका ह्यूमन ब्लड होता है, जो आपके उंगलियों से कभी खून निकलने लगता है कटने पे, या पैर से, पेट से, कहीं से भी, या ऑपरेशन किया था तब भी, तो उस ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो चार मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। क्या मैंने कहा, चार मेन कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट्स आपका होता है प्लाज्मा, और दूसरा होता है रुधिराणु यानी कि ब्लड सेल, जिसमें आपका प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो टोटल कितने हो गए, चार कंपोनेंट्स हो गए। तो आपको ये देखना है। अब देखिए यहां पर मैं जितना ब्लड आपको बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें बहुत बेहतर होंगी, और साथ ही साथ इसके बाद आपको कहीं भी कोई चीज का इशू नहीं आएगा, जितना भी आपके आरओ और पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं ब्लड से रिलेटेड। अब वही है कि आप एसएससी, पुलिस और वनडे एग्जाम की तरह रटना चाहोगे कि खून में ये, खून में वो, फलाना ढिमकाना, तो आपकी तैयारी बेकार है, क्योंकि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी देनी है, न कि आप वनडे एग्जाम की दे रहे हो कि ग्राम पंचायत अधिकारी, एसएससी, पुलिस, जीडी या आपका टीचिंग। सिविल सर्विसेज में थोड़ा लेवल होता है, तो उस लेवल पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगा। तो देखिए सबसे पहली बात कि हमारे ब्लड में दो मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं, फिर उसके कुछ अंदर सब कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक होता है प्लाज्मा 55%, क्योंकि मान लीजिए ये हमारे पास 100% ब्लड है, जिसमें से 55% आपका प्लाज्मा हो गया और 45% आपके ब्लड सेल हो गए, रुधिराणु जिसे हम कहते हैं हिंदी में, या ब्लड सेल हो गए। कौन कौन से ब्लड सेल होंगे, रेड ब्लड सेल होंगे, व्हाइट ब्लड सेल होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, ये सब अलग बात है अभी। अच्छा, बात करें अगर हम प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सबसे अधिक इसमें जल मिलता है आपको 91%। कितना जल मिलता है, 91%। फिर इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। तो आपका पहला प्रश्न यहीं पे बन जाता है कि प्लाज्मा में निम्नलिखित में से क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो कार्बनिक पदार्थ भी होता है और अकार्बनिक पदार्थ भी होता है और जल भी होता है। फिर अगर हम बात करें ब्लड सेल की, तो दूसरा होता है आपका जो 45%, उसमें आपको देखने को मिलती है प्लेटलेट्स, और यही प्लेटलेट्स होती है जो सामान्यतः मानी जाती है कि 2.25 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में होती है एक सामान्य और स्वस्थ मनुष्य में। जैसे अगर उसे डेंगू की बीमारी पकड़ती है, यानी डेंगू का बुखार होता है, जो कि वायरस से होता है, और कौन से वायरस मच्छर से होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हालांकि अभी हम डिजीज वगैरह के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपकी अगर कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन है या पहले से कोई नॉलेज है तो आप लोग बताइएगा कि कौन से मादा मच्छर से काटने से होता है। तो इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट होनी शुरू होती है, गिरनी शुरू हो जाती है, 2.25 लाख से फिर 2 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 1,75,000, ऐसे करके कम होती चली जाती है। और अगर मान लो 50 लाख से नीचे आ गई प्लेटलेट, तो ये मान लीजिए कि वो पेशेंट अब सीरियस कंडीशन में आ गया, उसे तुरंत एडमिट किया जाता है। डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक दवाई देती है, एंटी फंगल देते हैं, फिर कुछ और भी हम लोग प्राकृतिक या अपने कह सकते हो कि घरेलू नुस्खे का प्रयोग करते हैं, जैसे पपीते की पत्ती पिला दो, बकरी का जूस पिला दो, भेड़ का जूस पिला दो, तमाम चीजें होती हैं, कीवी के फल खिला दो। तो ये प्लेटलेट्स होती है जो आपके डेंगू के बुखार में गिरने लगती हैं। और फिर दूसरी होती है आपकी एक आरबीसी, और एक होती है आपकी व्हाइट ब्लड सेल। तो आरबीसी का मतलब ही होता है रेड ब्लड सेल। इसका मतलब जो हमारा खून लाल रंग का दिखता है वो आरबीसी की वजह से ही होता है। और अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये होती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल, जो कि सफेद रंग की होती है और हमें दिखती भी नहीं है। अगर हमारा हाथ कटता है तो हमें लाल रंग का खून दिखता है, ठीक है। लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हम आगे बात कर लेंगे। हीम जो है कि एक लाल रंग का रंजक होता है और ग्लोबिन इसमें प्रोटीन होती है, ठीक है। इस वजह से इसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए वो व्हाइट कलर की होती है और हमें सामान्यतः ब्लड कटने पर जो निकलता है उससे नहीं दिखती है, उससे नहीं महसूस होती है। लेकिन डब्ल्यूबीसी की जो खासियत है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी की सुरक्षा करती है, कि जो प्रतिरोधी क्षमता होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि अगर थोड़ी थोड़ी कोई बीमारी हो गई, या बुखार हो गया, जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, चोट लग गई, या कोई ऑपरेशन कराया हमने, उससे निपटने के लिए यानी उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी को ताकत देती है डब्ल्यूबीसी। सामान्यतः इनकी जो संख्या होती है 25,000 के आसपास होती है, या 2,000 से 4,000 होती है। लेकिन अगर इनकी संख्या में अचानक बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, अचानक डब्ल्यूबीसी आपका बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो ल्यूकेमिया नाम का एक कैंसर को जन्म दे रहा है, जो कि आपका एक तरीके से ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है, ब्लड कैंसर। तो चलिए आगे हम इन चीजों को पूरा और डिटेल से समझेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे WBC की ही हम बात कर लेते हैं, जो कि एक होती है WBC ये भी होती है और एक WBC ये। एक तो होती है कणिका युक्त यानी कि सेल युक्त होती है, और एक होती है कणिका मुक्त यानी कि नो सेल, इट मीन्स कि सेल रहित होती है। अब जैसे कणिका युक्त की आप बात करें तो इसमें 3 प्रकार की होती है। एक होता है इसिनियोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, और दूसरी जो कणिका मुक्त होती है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ साथ ही साथ और भी चीजें पढ़ते हैं। जैसे कई बार होता है हृदयघात यानी हार्ट अटैक आता है, कुछ ओल्ड एज के लोगों को, कुछ यंग एज के लोगों को, 45 प्लस लोगों को हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है तो कैसे पता चलेगा कि इसको आने वाले कुछ ही समय में 1 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के अंदर हार्ट अटैक आ सकता है? तो उसका सबसे पहले जी मिचलाना शुरू होगा, बड़ा अजीब सा उसका मुंह बनेगा, उसका स्वाद अच्छा नहीं होगा, तेज पसीना आएगा, बहुत तेजी से उसकी बॉडी में पसीना आने लगेगा, जाड़े में भी पसीना आने लगेगा, और सीने में तेज दर्द होना, हालांकि सीने में हल्का दर्द भी होता है, और बाहों में दर्द होना और झंझनाहट होना, यानी कि आपकी जो हैंड बॉडी होती है उसमें, हाथ में, बॉडी में कुछ ना कुछ झंझनाहट होगी और दर्द महसूस होगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि रक्त के संचालन में मदद करता है, कौन करता है, तो ध्यान देना कि रक्त के संचालन में जो मदद करता है, संचलन में, संचलन मतलब रक्त को सर्कुलेट करने में जो मदद करता है वो होता है आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स। तो इसी को कुल मिला के कुछ नहीं, रेड ब्लड सेल को ही हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोल देते हैं। जैसे इसका एक वैज्ञानिक नाम होता है ना कि लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी को क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। रक्त के संचलन में ये मदद करता है। अच्छा, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है हीमोग्लोबिन में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी में क्या पाया जाता है? एचबी, एचबी की लिख सकते हैं इसको, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सबसे पहली बात कि इसमें 2 बातें होती हैं, एक तो होता है हीम जो कि आपका रंजक होता है, और ये कैसे रंग का होता है? ये लाल रंग का होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण आपके जो ब्लड सेल होते हैं वो लाल दिखते हैं। दूसरा इसमें देखने को मिलता है आपको हीमोग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन। और ये जो ग्लोबिन होता है ये क्या होता है? एक तरीके से ये आपका प्रोटीन होता है। तो ब्लड में क्या मिला आपको? प्रोटीन भी मिल गया। तो अब बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन होता है, फेफड़ों से कोशिकाओं तक। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे जो है कि आपके बॉडी के अंदर जो है कि एक ट्रोकिया बना होता है, ये सारे सिस्टम होते हैं। फिर यहाँ पे आपका ये फेफड़ा होता है, और एक आपका फेफड़ा इस तरीके का होता है। देखिए यहाँ पे अब मैं डेमो बना रहा हूँ बस दोस्तों, फेफड़ा, और यहाँ पे छोटा सा हार्ट होता है। तो यहाँ पे आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया स्टार्टिंग में ही कि इस तरीके से, तो इसमें आपको फेफड़ों से कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं तक कैसे? क्योंकि जो एल्वियली होती है इसके नीचे ब्लड सेल होते हैं, और इस ब्लड सेल में ही क्या होता है? ऑक्सीजन प्रवेश करती है, और इस ब्लड सेल से बाहर निकलती है CO2, ठीक है। इनके माध्यम से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ऊतकों से फेफड़ों तक CO2 कौन लेकर आता है? हीमोग्लोबिन ही लेकर आता है। क्योंकि आप ये मत समझिएगा कि ऑक्सीजन का केवल परिवहन ही होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। दोस्तों, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जा रहा है, इन बॉडी जिसे हम कहें, तो इस बॉडी से बाहर भी लेके आएगा, CO2 को लेके आएगा HB, और उसके बाद फेफड़ों से बाहर निकाल देगा। और इसकी जो प्रकृति है ना वो क्षारीय होती है। अगर आपने कभी कभी क्या मतलब, मैं मान के चल सकता हूँ कि 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में या जो है कि इंटर कॉलेजेस में या फिर यंग एज में जब उनकी उंगली कट गई, कहीं चोट लग गई, तो बिना जानकारी के सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? खून चूसना शुरू कर देते थे। और ऐसा माना जाता था कि अगर आप खून चूस लोगे तो आपका खून एक बूंद भी बाहर नहीं गिरेगा, तो खून आपका खराब नहीं होगा, यानी कम नहीं होगा खून। ऐसा होता था कि नहीं? हालांकि मैंने तो ऐसा किया है, ये मिथ थे, लेकिन हमें क्या पता था कि खून चूसने से खून की बीमारी हमारे शरीर में और प्रवेश करेगी, न कि वो सही होगी। तो उसमें अगर आपने खून को चूसा होगा तो आपको खट्टा नहीं लगा होगा। कैसा? खट्टा नहीं लगा होगा। अगर खट्टा लगता तो हम कहते अम्लीय है, लेकिन खून का जो pH मान होता है वो 7.1 से 7.4 होता है, आइडियली 7.4 होता है, यानी इसकी प्रकृति खट्टे की अपोजिट क्षारीय होती है, थोड़ी सी कसैलापन होता है इसमें। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे हम बात करें कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो ये भी चीज समझ लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन दोस्तों ये रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाने वाला एक तरीके से प्रोटीन होता है, क्योंकि ग्लोबिन प्रोटीन हो गया और हीम रंजक हो गया लाल रंग का। और अगर हम बात करें मायोग्लोबिन, तो ये पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। जैसे अगर आप किसी बॉडी के मांस के टुकड़े को देखोगे तो वो हल्का लाल रंग का दिखता है, या कभी आपने चिकन या मटन को कटवाया होगा, मुर्गे को या बकरे को या किसी भी जानवर को, तो उसके जो मांस होते हैं ना वो लाल रंग के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मांस में पाया जाता है मायोग्लोबिन नाम का प्रोटीन। और खून क्यों लाल होता है? क्योंकि खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन। और आगे हम देखते हैं इसी तरीके से
केंचुए की बात करते हैं तो केंचुआ एक एनिलीड प्राणी होता है। अब आप कहोगे सर यहाँ केंचुए की क्या आवश्यकता थी, तो कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ लेता है क्योंकि जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड सेल में नहीं होता है, यहाँ पर प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन आरबीसी में होती है। तो जितने भी आप जंतु देखोगे, जानवर देखोगे, मनुष्य देखोगे, इनमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में होता है, जिसकी वजह से इनका ब्लड रेड कलर का होता है। लेकिन केंचुए का जो ब्लड होता है कभी रेड आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, कभी मार के भी देखिएगा, क्योंकि हालांकि मारिएगा मत, जीव जंतुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, उनका भी अपना जीवन होता है, उन्हें भी आर्टिकल नंबर 19 के तहत अधिकार प्राप्त है, तो उन्हें मारिएगा मत। लेकिन केंचुए को सामान्यतः आप देखोगे कि उसके ब्लड से जो ब्लड होता है वो रेड कलर का नहीं होता है, क्योंकि उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में घुला होता है। और औसत रक्तचाप की अगर हम बात करें तो जो ब्लड से रिलेटेड होता है रक्त का चाप यानी कि ब्लड प्रेशर, जो सामान्यतः होता है 120 से लेकर 80। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है कि जो 120 है ये किसको सूचित कर रहा है और 180 है ये किसको सूचित कर रहा है। तो सामान्यतः जो 120 है दोस्तों, ठीक है, 120, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें 180, 120 और 80 ये एक आइडियल मानक है, जिसके ऊपर अगर मान लो 120 से ऊपर जाके 130, 135, 140, 150 तक भी जा रहा है तो ये मान लिया जाता है कि इस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर मान लो डाउन होने में 80, 60, 62, 50, 40 भी आता है तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति को लो प्रेशर है। तो इसका मतलब क्या होता है और इस माप का या ब्लड प्रेशर का वायुदाब से क्या संबंध होता है, इसके बारे में अगर हम समझें तो देखिए, पहले को इट मींस कि 120 को क्या कहते हैं, प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन मतलब सिकुड़ना, यानी सिकुड़ना, और जिसको हम लोग सिस्टोलिक भी कहते हैं, और दूसरे को हम प्रसारण कहते हैं यानी फैलना या विस्तार होना, तो इसको हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं। तो इसको हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं। इट मींस कि सिस्टोलिक का मतलब हो गया 120 और डायस्टोलिक का मतलब हो गया 80। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को जो मापा जाता है जिस यंत्र के द्वारा, जो डॉक्टर क्या करता है, आपके हाथ में एक बेल्ट लगाता है ब्लैक कलर की, और हाथ में, उसके दूसरे हाथ में एक पंप होता है जिसको प्रेस करता जाता है और आपका मापक ऊपर नीचे होता है, तो उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। और जो शरीर में जो हमारा रक्त का दाब होता है, इट मींस की ब्लड प्रेशर, ये ऑलवेज वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी ये इससे अधिक ही होगा, कम नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है। और ए बी हमारा क्या है, एक ब्लड ग्रुप है, जैसे हमारा ए है, बी है, ए बी है, ओ है, आर एच है, ये सब ब्लड ग्रुप है। और इस समूह को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है। यानी अगर कोई भी ब्लड ग्रुप ले रहे हैं और उसमें अगर जो भी एंटीबॉडी है उसके अपोजिट वाला ही आपको ब्लड ग्रुप मिल सकता है। तो ए बी में क्या है, ना तो ए एंटीबॉडी है ना बी एंटीबॉडी है, तो इस तरीके से वो किसी भी ब्लड को ग्रहण कर सकता है, ए बी का ले सकता है, ए का ले सकता है, बी का ले सकता है, ओ का ले सकता है, किसी का भी वो ब्लड ले सकता है। अब यहाँ पे अगर हम प्रतिजन की बात करें, इट मीन्स की एंटीजन की, एंटीबॉडी की बात नहीं कर रहा हूं। एंटीबॉडी हमेशा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसका मतलब है कि वो संक्रामक बीमारियों से या जीवाणु से, वायरस से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन एंटीजन की बात करें, जो कि प्रतिजन होता है, यह वह पदार्थ होता है जो प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। तो एंटीजन से ही हमारी जो प्रतिरक्षा सिस्टम है ये भी मजबूत होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही एंटीबॉडी का निर्माण उद्दीप्त होता है और एंटीबॉडी तैयार होती है। रुधिर के प्लाज्मा में, प्लाज्मा कितना पाया जाता है, 55%, तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होते हैं जो विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देते हैं। तो ध्यान देना, प्लाज्मा में भी लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी का प्रोटीन का निर्माण होता है। मानव रक्त की जो श्यानता का कारण होता है रक्त में प्रोटीन का उपस्थित होना। श्यानता का मतलब होता है सामान्यतः अगर हम कहें गाढ़ापन। अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व में सबसे ज्यादा गाढ़ापन क्या होता है, यानी कि किसकी श्यानता मिलेगी, तो आप कहोगे शहद की मिलेगी, यानी एक ऐसा द्रव जो बहुत गाढ़ा होता है। शहद की बात अगर हम बात करें तो हम ग्लिसरीन की भी बात कर सकते हैं, ये भी जो है कि काफी गाढ़ा होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि मानव रक्त की श्यानता का कारण होता है रक्त में प्रोटीन का उपस्थित होना। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया थ्रोम्बिन एंजाइम से संबंधित है। अगर रक्त का आपको थक्का जमाना है, यानी आपके बॉडी में अगर विटामिन के में अगर आपको थ्रोम्बिन एंजाइम नहीं मिलता है, तो आप ये मान के चलो कि आपके रक्त का थक्का नहीं जमेगा और ब्लड बहता चला जाएगा और आपकी बॉडी ब्लड विहीन हो जाएगी, ब्लडलेस हो जाएगी और आप मर जाओगे। तो थ्रोम्बिन एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है उसमें। फिर यहाँ पे अगर हम समझें कि आरबीसी का जो विनाश होता है दोस्तों एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण, ये दोनों स्प्लीन में होता है, यानी कि प्लीहा में होता है। ध्यान देना, आरबीसी का तो यहाँ पे विनाश होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है प्लीन में।
ठीक है, स्प्लीन में होता है। चूंकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होने के बाद प्लीहा में विनाश हो जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के तहत लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा में होता है, लसिका ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि में होता है। तो लिम्फोसाइट कैसी होती है, जो कणिका मुक्त होती है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो ये डब्ल्यूबीसी के तहत एक ऐसी लिम्फोसाइट्स होती है जो प्लीहा में भी निर्मित होती है, लसिका ग्रंथि में भी और थाइमस ग्रंथि में भी, इसलिए इसको मानते हैं डब्ल्यूबीसी का यहाँ पे निर्माण होता है और आरबीसी का यहाँ पे विनाश होता है। फिर हृदय को रक्त संभरण करने वाली धमनियां हृदय धमनियां यानी कि कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं, जो हृदय की दीवार तक शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। ध्यान देना, क्योंकि हार्ट भी तो कोई ना कोई एक बॉडी का पार्ट ही है, और इसकी जो बाउंड्रीज है, इसकी जो दीवार है, इसमें भी तो हमें रक्त की जरूरत पड़ेगी ना, ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक जो रक्त पहुंचाने का जो काम करती हैं उसे हम हृदय की धमनियां कहते हैं, जो शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं, या कोरोनरी आर्टरीज भी कहा जाता है। और अब हम यहाँ पर बॉडी के अगले पार्ट की ओर चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट मीन्स कि उत्सर्जन तंत्र। अब हमारे बॉडी में कई सारे उत्सर्जन तंत्र हैं। अगर हम देखें कि जो भी हम पानी वगैरह पीते हैं, जो अमोनिया यूरिया वगैरह निर्मित होती है, फिर ये आगे बाहर निकल जाती है किसके फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, मूत्र के माध्यम से, यानी मूत्राशय जो मार्ग होता है जिसकी वजह से हम लोग पेशाब करते हैं, तो ये भी हमारा क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र है। इसी तरीके से एनएस भी हमारा उत्सर्जन तंत्र है, जहां से हम फ्रेश होते हैं, पॉटी करते हैं, तो जो हमारे खाने के बाद जो मलबा बचता है, कचरा, वो भी बाहर हो जाता है। इसी तरीके से जो पसीना वगैरह होता है ये भी। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे उत्सर्जन तंत्र हैं, जिसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर। कि यकृत की बात करें, सबसे पहले लीवर की बात करते हैं। लीवर के बारे में मैंने डिटेल से आपको कल की क्लास में समझाया था कि लीवर किस प्रकार का काम करता है, किस प्रकार के इसके एंजाइम होते हैं, कौन से रस होते हैं, कैसे ये काम करता है, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस किया है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक कर देना, साथ ही साथ आप इसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हो, वहां पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, पेमेंट सिस्टम मिल जाएगा और आप पीडीएफ को तुरंत प्राप्त कर सकते हो। डेमो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको डेमो पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। अब देखते हैं, यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर अल्कोहलिक पदार्थ बनता है। अब ऐसा नहीं कि आप शराब पियोगे तभी अल्कोहल होगा, क्योंकि अल्कोहल का जो घटक होता है, जो कंपोनेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी में हर तरीके से पहुंचता है धीरे धीरे, तो ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। तो यह हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। निराविशन का मतलब उसके विष को या उसके जहर को समाप्त करता है, और ये कौन करता है, यकृत करता है। इट मीन्स कि अल्कोहल जो पदार्थ होते हैं, अल्कोहलिक पदार्थ, उनको निराविश करता है, अर्थात विष उनका खत्म करता है। मूत्र या यूरिन हल्का अम्लीय होता है। मूत्र भी तो हमारा जो है कि उत्सर्जन तंत्र का एक पार्ट है, तो ये हल्का अम्लीय होता है। अब देखिए, मैं ये तो कहूंगा नहीं कि किसी ने मूत्र का टेस्ट किया होगा, लेकिन अगर पसीने का टेस्ट होगा तो आपने देखा होगा हल्का खट्टापन लगता है। तो कुछ उम्मीद करता हूं कि शायद कुछ वैसा ही होगा मूत्र का भी। तो इसका पीएच मान होता है 6.0, हल्का पीले रंग का आता है। अगर आप नॉर्मली जो है कि अगर आपकी तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो या तो हल्का व्हाइट होगा या हल्का येलो कलर का पेशाब होगा। इसीलिए जब भी आप पेशाब करते हैं, जिस पार्ट पर या जिस एरिया में आप बार बार पेशाब करते हैं, जैसे कमोड में या टाइल्स पे या कहीं पर भी, तो वो एरिया 2 दिन 3 दिन बाद क्या होता है, हल्का पीलापन आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि हमारी मूत्र के द्वारा जो यूरोक्रोम होता है वो बाहर निकलता है, जिसकी वजह से मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, और जहां भी ये गिरता है वहां का एरिया पीला करता जाता है। तो यूरोक्रोम इसमें एक वर्णक होता है रंग, जिसकी वजह से इसका रंग हल्का पीला होता है। और यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन के परिवहन के द्वारा हीमोग्लोबिन का आगे चल के हिम और ग्लोबिन यानी रंजक और वर्णक के रूप में, रंजक और प्रोटीन के रूप में जब इसका विखंडन होता है, तो वहां से यूरोक्रोम का भी निर्माण होता है, जो हमारे पेशाब के रंग को हल्का पीला करता है। और अच्छा, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहता है, डायलिसिस कहा जाता है, जो कि किडनी का प्रोसीजर होता है। किडनी जो हमारे नाभि के नीचे होती है, प्राइवेट पार्ट के ऊपर थोड़ा सा। कभी कभी आपने देखा होगा नाभि और प्राइवेट पार्ट के पास राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपको पेन होता है बहुत तेज, या तो स्टोन का पेन हो सकता है या किसी और वजह से जिससे आपकी मूत्र नलिका बाधित हो रही होगी, तो वो किडनी होती है, जो राजमे के दाने की तरह होती है। तो किडनी में जो है कि ये प्रॉब्लम होती है, तो ब्लड का फिल्टर करने का काम जो है कि क्या होता है, तो डायलिसिस कहलाता है। और संपूर्ण रुधिर वक्र यानी कि किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो पूरा का पूरा जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है किसके माध्यम से, किडनी के माध्यम से। रुधिर से नाइट्रोजन,
यौगिक जो होते हैं नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया, यूरिक एसिड को पृथक करता है। अब जैसे हमारे ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जैसे नाइट्रोजन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है, अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, तो नाइट्रोजन यौगिक जो होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होते हैं, इन सबको ब्लड से अलग करता है और फिर फिल्टर करके जो प्योर ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड, उसको हमारी बॉडी में पहुंचा देता है, हार्ट वगैरह के पास, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। लेकिन जो उसमें गंदे पदार्थ होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको अलग कर देता है और इनको अलग करके नाइट्रोजन से तो अमोनिया आगे मिलती है, अमोनिया से यूरिया वगैरह मिलती है, जो किडनी काम कर मतलब लीवर काम करता है, यूरिया, और फिर उसके बाद यूरिक एसिड वगैरह के रूप में पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। और इसी तरीके से एक अपोहक होता है जिसको हम डायलाइजर कहते हैं, ये कृत्रिम आर्टिफिशियल किडनी के रूप में काम करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की किडनी अगर काम नहीं कर रही है तो हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति की किडनी फेल हो गई है, इस व्यक्ति की किडनी चेंज की जाएगी, तो जो नई किडनी लगाई जाती है अगर वो आर्टिफिशियल किडनी है तो उसे हम लोग डायलाइजर कहते हैं या हिंदी में अपोहक भी कहते हैं। और किडनी में जो स्टोन होता है यानी कि पथरी, वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। हालांकि ये चाहे यहाँ बनी हो, चाहे आपके गाल ब्लैडर में बनी हो जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं, अगर पित्ताशय में भी आपको कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी पथरी मिलेगी तो वो आपके वसा के पाचन को प्रभावित करेगी, और वसा के पाचन को जब प्रभावित करेगी तो आपके शरीर को एनर्जी मिलना कम हो जाएगा, और आपके शरीर को एनर्जी कम मिलेगी तो आप कमजोर महसूस करेंगे, अपने आप को सुस्त महसूस करेंगे। तो ये चीजें होती हैं पथरी की नुकसान, तो किडनी में भी मिलती हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अग्नाशय की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये भी एक तरीके का उत्सर्जन तंत्र है। तो अग्नाशय क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पन्न करता है, इंसुलिन नामक हार्मोन को उत्पन्न करता है जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है, न तो कम करती है न ज्यादा करती है। अब इसके आगे हम देखते हैं, जबकि किडनी यानी गुर्दे या वक्र रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, यूरिया को छानकर बाहर करता है। तो पेशाब के माध्यम से क्या करता है, यूरिया को बाहर कर देता है। तो किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड में जो जल की मात्रा होती है उसे नियंत्रित करती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड अगर आपका 100% है तो जिसमें 55% क्या है दोस्तों, प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में भी लगभग 98% क्या है, वाटर है। तो ये वाटर का कंट्रोलर है एक तरीके से किडनी, इसीलिए कहा जाता है कि आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी बहुत कम कर देंगे तो आपका खून धीरे धीरे गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होने से आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा, जगह जगह वो बाधित होगा। दूसरा, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, शर्करा को नियंत्रित करता है ब्लड में। अगर इसको कहा जाए कि अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है हमारे शरीर में तो शर्करा का कंट्रोल ना होके बल्कि बढ़ने लगेगा लेवल, और इससे डायबिटीज के पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए फिर उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन रहे, जिससे शर्करा को कंट्रोल किया जाए, जो आपका जो शर्करा है, मिठास है, उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम यहाँ पे मानव के पसीने में, जो मानव का पसीना होता है इसमें मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। और मानव का पसीना कैसा होता है, ये तो सामान्यतः मैं मान के चल रहा हूँ 99% स्टूडेंट ने या 100% भी मैं मान लूंगा कि पसीने का टेस्ट जरूर लिया होगा। वो जो होता है ना, माथे से टपकता हुआ, गाल से टपकता हुआ, नाक के किनारे होते हुए होठों के किनारे जब प्रवेश करता है, अब फील मत लेने लगना, ठीक है। कुछ लोग जाड़े में ही पता चले पसीने का फील लेने लगे, गर्मी में हालांकि मिलता है, ठीक है। तो उस पसीने में जो है कि अम्लीयता होती, खट्टापन होता है हल्का। अब यहाँ पे बात करें तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम अगर आप देखोगे तो आपकी बॉडी में बहुत छोटे छोटे जो पतले तार होते हैं तंतु की तरह, जो मस्तिष्क से जो है कि पूरे बॉडी को संकेत प्राप्त करते हैं और मस्तिष्क के पास जाता है। फिर मस्तिष्क उसको ध्यान में रख के क्या करता है, ऑर्डर क्रिएट करता है, निर्देश क्रिएट करता है, और उसी निर्देश के अनुसार वो पूरी बॉडी काम करती है। जैसे कशेरुकी की बात करेंगे तो जो कशेरुक रज्जु होता है, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, जबकि कपाल तंत्रिकाएं जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं ये 12 जोड़ी होती हैं। इट मीन्स कि जो बॉडी के पार्ट में एक रीढ़ की हड्डी आपको देखने को मिलती है जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट होती है, और उसके बाद आपकी एक ब्रेन में भी जो है कि क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं जो कि 12 जोड़ी होती हैं। ये दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट 1 और सबसे इंपॉर्टेंट 2।
इस रीढ़ की हड्डी की वजह से ही आप कशेरुकी कहलाते हो, क्योंकि रीढ़ की हड्डी वाले ही शरीर में शरीर का जो है कि ढांचा तैयार होता है सही ढंग से, व्यक्ति खड़ा हो पाता है, जानवर खड़े हो पाते हैं। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है वो सामान्यतः खड़े नहीं हो पाते। जैसे सांप को देख लो, वो सीधा नहीं रह सकता, फ्लेक्सिबल है, वो मुड़ जाता है। केंचुए को देख ले, वो भी इसी प्रवृत्ति का है। कुछ और भी रेंगने वाले जीव जंतुओं को देख लो, लेकिन वही शेर को देखो, हिरन को देखो, मनुष्य को देखो, क्या वो इतना फ्लेक्सिबल होता है सांप की तरह कि ऐसे ऐसे घूमता रहेगा? नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, रीढ़ की हड्डी। अब यहां अगर हम देखें मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क क्या क्या काम करता है, तो भाई मस्तिष्क सोचने के लिए, हार्ट बीट यानी हृदय की गति के लिए, साथ ही साथ शारीरिक संतुलन बनाने के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए आदि के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे। फिर प्रतिवर्ती क्रियाओं की बात करें, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसका नियंत्रण केंद्र स्पाइनल कॉर्ड में होता है। अर्थात पैर कांटे पर पड़ते ही पीछे हटाना, जैसे ही आपका पैर कांटे पर पड़ता है तो ब्रेन हमारा जो है कि तुरंत संकेत देता है कि भाई हमारे बॉडी का जो कोई ना कोई पार्ट ऐसा है जो कांटे पर पड़ गया और हमें चुभन पैदा कर रहा है, दर्द पैदा कर रहा है, जलन पैदा कर रहा है, तुरंत वहां से हटो। तो ये स्पाइनल कॉर्ड उसको कंट्रोल करेगा कि कितनी मात्रा में हटना है। पता चला कि आपने पैर पीछे हटाया और आप पीछे ही गिर गए फिर से कांटे पे, तो ये भी हमारा बॉडी का जो नियंत्रण होगा ये कौन करेगा? ये करेगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब इसी में अगर हम देखें कि सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम होता है, और एक होता है सेरिब्लम, और एक होता है हाइपोथैलेमस। ये तीन महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं आपके ब्रेन के। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, सबसे बड़ा भाग होता है, और यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। अब ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? एक होती है अनैच्छिक क्रिया और एक होती है ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो इच्छा अनुसार कार्य की जाती है। अब जैसे अगर मैं कहूं कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मांसपेशियों को बार बार वर्कआउट की तरह करूं, ऊपर नीचे करूं, कोहनी को ऊपर नीचे करूं, घुटने को ऊपर नीचे करूं, जिससे ये मेरी ऐच्छिक क्रिया है और जब मैं चाहूंगा तब इसे रोक सकता हूं। लेकिन हृदय का धड़कना, अंदर जो है कि हमारे बॉडी के पार्ट में जो भी मूवमेंट हो रहा है वो भी सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है, हम नहीं चाह पाएंगे। हम अगर चाहेंगे भी ना कि हम हृदय की धड़कन को रोक लें तो नहीं रुक सकती। अगर वो रुक गई तो फिर आपका चाहना बंद हो जाएगा, फिर आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। और हाइपोथैलेमस की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से क्या काम करता है? आपको भूख का एहसास कराता है, आपको प्यास का एहसास कराता है, आपको प्यार का एहसास दिलाता है, आपको घृणा के लिए, तापमान नियंत्रण, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, आपको गुस्सा दिलाता है, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके पसीने को, इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। क्या कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पे हम चलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अब यहाँ पर हम देखेंगे अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत कि कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहां से कुछ चीजों का स्राव होता है। तो अंतःस्रावी तंत्र से मुख्यतः दो चीजों का स्राव होता है, एक हार्मोन्स का और एक एंजाइम का। तो देखिए अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं और ये सामान्यतः क्या करती हैं? एंजाइम का सीक्रेशन करती है। लेकिन बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं ये नलिका युक्त होती है। इनमें एक नलिका होती है प्रॉपर जो है कि जहां से इनको निकलना होता है। जैसे पसीना क्या होता है, एक तरीके से उसे पता है कि वो नलिका के किस क्षेत्र से होते हुए हमारे बॉडी के पार्ट के बाहर आएगा। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? नलिका विहीन होती है, जिसमें कोई नली नहीं होती है, ये कहीं भी जो है कि सीक्रेशन कर सकती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि इसके हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं, यानी उसे रेगुलेट करते हैं। फिर बात करते हैं अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि अर्थात मिश्रित ग्रंथि। कुछ ग्रंथियां या कुछ क्या अपवाद के रूप में एक ही है, वो है अग्नाशय, जो कि अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी भी है। बहिर्स्रावी के रूप में ये पाचन में सहायक होती है, ठीक है, और अंतःस्रावी के रूप में ये रक्त के शर्करा का नियंत्रण करती है। तो बहिर्स्रावी में क्या निकलता है? इससे एंजाइम निकलता है, ठीक है, पाचक रस निकलता है। और अंतःस्रावी के रूप में क्या निकलता है? इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो ये रक्त की शर्करा को रेगुलेट करती है। फिर वहीं पे पीत पिंड, ध्यान देना, पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति है, यानी आपके बॉडी के कौन से सेल ऐसे हैं जहां पे पीत पिंड यानी येलो पॉइंट पाया जाता है। कौन सा पॉइंट पाया जाता है? येलो पॉइंट। तो उसको हम कहते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। तो इट मीन्स कि ये किस में पाया जाएगा? स्पेशली ये स्पेशली फीमेल में ही पाया जाएगा, मेल में नहीं। अब यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। जैसे जनन ग्रंथि यानी कि जो सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं, चाहे वो मेल की हो चाहे फीमेल की हो, तो अगर यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन कह रहा है तो ये एक हार्मोन है जो कि फीमेल हार्मोन है, ठीक है, फीमेल हार्मोन। पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे तो ये वृद्धि हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है क्योंकि ये हमारी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। फिर तीसरा है अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो ब्लड में क्या करता है? ग्लूकोज या शर्करा का नियमन करता है। फिर अधिवक्र, इट मीन्स की किडनी की बात कर रहा है और यहाँ पे कार्टिसोल देखने को मिलता है।
आगे देखें, पीयूष ग्रंथि से एडीएच, पीयूष ग्रंथि से एडीएच, एडीएच का मतलब होता है एंटी ड्यूरेटिक, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का स्राव होता है पीयूष ग्रंथि से, और यह हार्मोन वक्र से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। अब ऐसा ना हो कि पता चले कि हम पेशाब करने का और इकट्ठा हमने 10 लीटर पेशाब कर दिया, तो उससे क्या होगा, हमारी मूत्र की नलिकाएं सूख जाएंगी, हमारा प्रोस्टेट सूख जाएगा, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी और किडनी फेल हो जाएगी। इसलिए कितनी मूत्र की मात्रा होनी चाहिए, लगभग 200 से 250 ml, 300 ml तक होती है। फिर उसके बाद आपको 2-2.5 घंटे बाद फिर मूत्र लग सकती है, लेकिन एक ही बार में आप सोचो कि मूत्र बाहर निकाल दें, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इस पे कंट्रोल किया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो अगर इसकी कमी होगी तो हमें मधुमेह यानी कि डायबिटीज का रोग होगा। अगर ये बहुत अधिक हो जाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा इसमें कम हो जाएगी ब्लड में, जो कि ऑक्सीजन की पूर्ति में बाधक होगी, ऑक्सीजन की पूर्ति में बाधक होगी। तो ध्यान देना, इंसुलिन की मात्रा हमेशा नियंत्रण की फॉर्म में होती है। बहुत अधिक कम हो गई तो डायबिटीज होगी, बहुत अधिक हो गई तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन क्या करेगी, लगातार शर्करा को जो है कि कंट्रोल करती जाएगी और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। फिर इसी तरीके से अग्नाशय की बात करें, क्योंकि यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का मिश्रण है। तो अग्नाशय को पाचक रस या अग्नाशयी रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला एक हार्मोन होता है, जो कि सिक्रेटिन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिक्रेटिन। और ये कहाँ पे निकलता है? अग्नाशय से, क्योंकि ये पाचक रस जो अग्नाशयी रस होता है, इसके उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है सिक्रेटिन। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, ध्यान देना, एक हार्मोन तो है ही, लेकिन प्रोटीन वाला हार्मोन, जो ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है, ये ध्यान देने वाली बात है कि इंसुलिन में कभी पूछ लिया जाए आपसे कि क्या लोहा उपस्थित होता है, तो हम कहेंगे नहीं, इंसुलिन में तो जस्ता उपस्थित होता है। अगर हम बात करें कि इंसुलिन का जो स्रोत होता है अग्नाशय की बीटा सेल होती है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि अल्फा सेल से क्या मिलेगा, बीटा सेल से तो आपको इंसुलिन मिल गया, और गामा सेल से क्या मिलेगा। ये तीनों ही सेल से कुछ ना कुछ हमें अग्नाशय से मिलता है। हालांकि जो इंसुलिन है वो हमें डहेलिया की जड़ों से भी मिलता है, क्योंकि जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं दोस्तों, जो लोगों को डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, जिनकी बॉडी में इंसुलिन का जो है कि स्राव नहीं हो पाता है, बहुत कम मात्रा में इंसुलिन निकलता है, तो वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वैज्ञानिक जो तैयार करते हैं वो डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन को तैयार करते हैं। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन हैं और उनके कुछ कार्य हैं, जैसे मेलाटोनिन, ये निद्रा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन अगर अधिक मात्रा में सिक्रेशन करेगा तो आपको नींद बहुत तेजी से आएगी। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सारण करते हैं। जब माताएं प्रेग्नेंट होती हैं और उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उनकी जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन शुरू होता है, जिसकी वजह से दुग्ध का निस्सरण होता है, यानी दूध बाहर निकल पाता है। गैस्ट्रिन की बात करें तो ये अमाशय से गैस्ट्रिक अम्ल स्रावण को प्रेरित करता है। जो अमाशय होता है, जो आपका स्पेशली पेट होता है, हालांकि मैंने आपको बताया था अमाशय से आपको HCl भी मिलेगा, और अमाशय से आपको एक और मिलेगा पेप्सिन, जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, उसी तरीके से अमाशय से आपको गैस्ट्रिक अम्ल का भी स्रावण मिलेगा, और गैस्ट्रिन से कहते हैं। फिर अगर हम बात करें एक और चीज कि माँ का प्रेम या वात्सल्य एवं मैथुन भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ाता है, और इस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। अब अगर माँ जो है कि अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो माँ की जो ममता है, जो वात्सल्य है अपने बच्चे के प्रति, तो दूध कैसे निकल रहा है? माँ के स्तन से, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहीं ना कहीं उस बच्चे को जो है कि दूध पीने के लिए, जो स्तन में दूध आता है स्तन की ग्रंथियों में, वो बच्चे को प्राप्त हो पाता है। लेकिन उस स्तन की ग्रंथियों से दूध आ कैसे रहा है, उसके प्रति हार्मोन कौन सा जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार से जब अगर कोई एक महिला एक पुरुष के साथ संबंध बनाती है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो उस समय उसके स्तनों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है कि भोग विलास या मैथुन, मैथुन मतलब सेक्स की क्रियाएं, इनको भी करने के लिए मोटिवेट करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब जिन महिलाओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता ही नहीं है, तो उनके स्तनों में भी जो है कि इस प्रकार के हार्मोन की कमी देखी जाती है। आगे देखते हैं पैराथायराइड की बात करें, या परावटु ग्रंथियां, जो कि पीयूष ग्रंथियां से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। तो जो पैराथायराइड है या परावटु ग्रंथियां जिसे हम कहते हैं, ये पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर काम करती हैं, जो हमारे ग्वाइटर रोग, जो घेंगा होता है थायराइड ग्रंथि, उससे संबंधित होती है। फिर थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है,
और इसमें 65% आयोडीन प्राप्त होता है। कितना आयोडीन होता है? 65%। और इस हार्मोन की कमी से हमें घेंगा रोग भी होता है और हाशीमोटो रोग भी, बच्चों में जड़ मानवता रोग और वयस्कों में मिक्सिडिमा। तो आपको जो केवल पता है ना कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, इसमें 65% आयोडीन होता है और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा, बस आपको यही पता होता है। और इस रोग को दूर करने के लिए टाटा नमक आयोडीन से भरपूर देश का नमक, प्रचार आपने यही सुना है। लेकिन और अगर आपसे पूछ ले कि बच्चों में जड़ मानवता क्यों होती है, मिक्सिडिमा नाम की रोग क्यों होता है, या हाशीमोटो रोग क्यों होता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आयोडीन की कमी से ही होता है रोग, तो इसे भी याद रख लो अच्छे से। फिर एड्रीनेलिन की बात करेंगे तो एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है ये क्रोध, भय, खतरे से संबंधित होता है। जैसे अगर किसी को क्रोध आ रहा है, भय है, डर है या कोई खतरा है तो ये बहुत तेजी से निकलने लगता है माइंड में। फेरोमोन की बात करें तो ये गंध से साथी को आकर्षित करना। अब जैसे सामान्यतः इसको हम कह सकते हैं कि मैथुन के लिए आकर्षित करना, जैसे जो शेरनी है वो एक शेर को आकर्षित करती है, या कोई गैंडा या चींटियां एक दूसरे के साथ रास्ता बना के चलने के लिए, तो फेरोमोन जो है कि सिक्रेशन होता है जिसकी गंध से वो अपने साथी को पहचान पाते हैं, अपनी प्रजाति के लोगों को पहचान पाते हैं। लड़ो और उड़ो, इस हार्मोन को क्या कहते हैं? एड्रीनेलिन कहते हैं। इट मींस कि आपको अगर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, तो बस तुरंत वहां से लड़ो और भाग जाओ, जो है उस सिचुएशन का सामना करने के लिए एड्रीनेलिन निकलता है। फीमेल हार्मोन के तौर पे ये दो आते हैं सबसे अधिक, एक तो होता है एस्ट्रोजन जिसको हम लोग ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं, और एक प्रोजेस्टेरोन होता है जो आपके सेक्सुअल हार्मोन होते हैं। हालांकि दोनों ही हार्मोन महिलाओं से संबंधित है। मेल हार्मोन, क्योंकि मेल में आपको दो वृषण पाए जाते हैं लिंग के पास जो कि टेस्टेस होते हैं, इंग्लिश में उसे हम कहते हैं टेस्टेस, और इसी टेस्टेस से टेस्टोस्टेरोन नाम से एक हार्मोन निकलता है, तो इसी को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं जो कि मेल का हार्मोन होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर यानी कि एक्सरसाइज करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है जो कि एक वृद्धि हार्मोन होता है। अधिकता से भीम कायिता शरीर हो जाता है और कमी से बौनापन होता है। इसीलिए जब आप देखोगे कि बॉडी हमारी ग्रोथ करती है, लोग कहते हैं ना कि आप जिम करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी, आपकी बॉडी में मसल्स बिल्डअप होगा, बहुत अच्छे से मसल्स तैयार होंगे। तो क्यों होते हैं? क्योंकि सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। और जब आप प्रोटीन वगैरह यूज करते हो या बहुत सारी केमिकल यूज करते हो खाने में, तो ये इस हार्मोन की वृद्धि को और बढ़ा देता है जिससे आपकी बॉडी और तेजी से बढ़ने लगती है, ग्रोथ करने लगती है। पूरे मसल्स, कट, बाइसेप्स और ट्राइसेप, सिक्स पैक, ये सब बहुत तेजी से उभरने लगते हैं। लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक हो गई तो ये शरीर आपका भीमकाय बना देगा, यानी कि बहुत ही दानव जैसा बहुत बड़ा शरीर कर देगा। और अगर ये बहुत कम निकल रहा है आपके शरीर में तो आपके शरीर को बौना भी कर सकता है, नाटा कर सकता है। फिर एक होता है परावटु या पैराथायराइड हार्मोन। ये रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। जो रक्त में कैल्शियम होती है, फास्फेट होता है, इसको रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन की बात करेंगे तो ये रात का हार्मोन होता है या अंधेरे का हार्मोन भी इसे हम कहते हैं। यहाँ पे देखो मेलाटोनिन क्या होता है? निद्रा का नियंत्रण। ये रात में बहुत तेजी से निकलता है या अंधेरे में बहुत तेजी से निकलता है। इसीलिए जब तक आपकी लाइट जली होती है आपके रूम में, आप रात 3 बजे तक भी पढ़ रहे होते हैं, अगर लाइट जल रही है तो आपको नींद नहीं आएगी। जैसे ही आप रात में 2 बजे 3 बजे अगर आपने लाइट बंद कर दी और आपके रूम में अंधेरा होने लगा तो आपके मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलना शुरू करेगा और उससे आपको नींद आने लगेगी और फिर आप सो जाओगे। और इसका प्रकाश में स्राव नहीं होता, यानी कि दिन में इसका श्रावण नहीं होता। अब कुछ लोग कहेंगे सर मुझे तो दिन में ही नींद आती है, तो वो बॉडी हार्डवर्क करती है। बॉडी एक मशीन नहीं है, बॉडी भी एक तरीके से थकने वाला मशीन होती है, यानी इसको भी थकावट महसूस होती है। हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो जब थक जाते हैं तो थकावट से नींद आती है। लेकिन मेलाटोनिन का सिक्रेशन दिन में नहीं होता, उजाले में नहीं होता, हमेशा रात में होता है। और फेरोमोन्स के बारे में बात करें तो ये चीज अभी हमने ऊपर कवर की। फेरोमोन्स को सामान्यतः कीटों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है और यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने के स्वभाव को निर्धारित करता है। जैसे आप देखोगे कि जुगनू में भी यही चीज जो है कि निकलती है, फेरोमोन्स। अब यहाँ पर हमारा जो अगला चैप्टर है जिसको हम लोग एक नए सिरे से कवर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने बॉडी पार्ट में पाचन तंत्र पढ़ा, श्वसन तंत्र पढ़ा, परिसंचरण तंत्र पढ़ा, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया, सेल वगैरह पढ़ लिया। लेकिन अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जनन और भ्रूणी विकास, कैसे जो है कि इंटरकोर्स होते हैं और कैसे जो है कि इंटरकोर्स के माध्यम से जो भ्रूण होता है उस बच्चे का निर्माण कैसे होता है, उसका ब्लड सेल क्या होता है, उसमें कौन कौन से जीन के लक्षण जाएंगे, कौन से परिवार के लक्षण जाएंगे, ये सभी चीजें हम लोग कल की क्लास में दोस्तों कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल के साथ। बहुत सारे आपके पास ग्रुप होते हैं, वहां भी शेयर करिए ताकि हमारी फैमिली से और भी लोग जुड़ सके।
और पीडीएफ अच्छी लग रही हो तो डेमो पीडीएफ आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, पीडीएफ को खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो। उसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर कहाँ मिलेगा? वीडियो के नीचे मोर सेक्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।